ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सोर्सेज का एक दिलचस्प मिक्स है। एक तो केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर और साथ में एक यूट्यूब लेक्चर के नोट्स। हाँ, दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि कार्बन की अनोखी दुनिया से लेकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को नाम देने और उनकी रिएक्शंस को समझने तक काफ़ी ग्राउंड कवर करना है। बिल्कुल, ये सोर्सेज दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीज की तरह हैं। हम कार्बन के स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग की खासियत से शुरू करेंगे, ओके। फिर देखेंगे कि इतने सारे कंपाउंड्स को सिस्टमैटिकली नाम कैसे दिया जाता है, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर। हाँ, वो तो ज़रूरी है। फिर हम आइसोमेरिज्म पर बात करेंगे, जहां फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग। और हाँ, रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनके पीछे इलेक्ट्रॉन्स का खेल क्या है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म्स। अच्छा। स्वे इंटरमीडिएट स्पीशीज जैसे कार्बोकैटायंस, कार्बेनायंस की स्टेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। एरोमेटिसिटी जैसा स्पेशल स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी है। तो मिशन क्लियर है। इन टेक्स्ट बुक चैप्टर्स और लेक्चर नोट्स से वो की इनसाइट्स निकालना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन समझने में मदद करें। ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को फील करना है। सही कहा। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। कहाँ से शुरू करें? कार्बन, राइट? ये इतना स्पेशल क्यों है? सोर्सेज में सबसे पहले कार्बन की टेट्रावैलेंसी की बात है। हाँ, टेट्रावैलेंसी। मतलब ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। पर क्यों? क्या है इसका राज? इसका राज छिपा है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? और ये स्टेबल ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाकर होता है। ओके, सिंपल इनफ। पर बात सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाने की नहीं है। बात ये भी है कि ये बॉन्ड्स स्पेस में अरेंज कैसे होते हैं। यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। sp3, sp2, sp, ये सब क्या है? सॉस कहता है कि मीथेन मतलब CH4 उसका शेप टेट्राहीड्रल होता है। करेक्ट। इथीन C2H4 प्लेनर होता है और इथाइन C2H2 लीनियर। ये शेप्स हाइब्रिडाइजेशन से कैसे जुड़े हैं? देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में वो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग से पहले ये ऑर्बिटल्स मिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मिक्स होते हैं? अच्छा। हाँ, अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, 4 sp3। और ये एक टेट्राहीड्रन के कोनों की तरफ पॉइंट करते हैं। इसीलिए CH4 टेट्राहीड्रल है। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। समझ गया। और sp2? अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये एक प्लेन में 120 डिग्री पर होते हैं। अच्छा, प्लेनर। हाँ, और बचा हुआ एक p ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है और पाई बॉन्ड बनाता है। इथीन में जहां C डबल बॉन्ड है, यही होता है, इसीलिए वो प्लेनर है। और sp मतलब लीनियर। एग्जैक्टली। एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 180 डिग्री पर लीनियर। बचे हुए 2 p ऑर्बिटल्स फिर 2 पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। इथाइन जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड है, वो इसीलिए लीनियर है। इंटरेस्टिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ शेप ही नहीं तय करता। सोर्स में लिखा है कि ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी असर डालता है। ये कैसे? बिल्कुल। देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है, वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतने ही करीब और टाइटली हेल्ड होता है। ओके, s कैरेक्टर। हाँ, sp3 में 25% s कैरेक्टर, sp2 में करीब 33.3% और sp में पूरा 50% s कैरेक्टर है। 50%। हाँ, तो ज्यादा s कैरेक्टर मतलब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब, तो बॉन्ड छोटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अच्छा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और sp2 वाला sp3 से ज्यादा। समझा। ये छोटी छोटी बातें रिएक्शन समझने में बहुत काम आती हैं। हाँ, समझ गया। ये तो हुई बॉन्डिंग की बात। अच्छा, यूट्यूब सोर्स में हाइपर कॉन्जुगेशन का काफी जिक्र है। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा गया है। ये क्या भला है और स्टेबिलिटी से इसका क्या कनेक्शन है? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ, ये एक स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन है। रेजोनेंस जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, पर इम्पोर्टेंट है। इसे आप पड़ोसी मदद जैसा समझ सकती हैं। पड़ोसी मदद। ओके। मतलब जब किसी कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन,
या फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन या एल्कीन C डबल बॉन्ड C के ठीक बगल वाले कार्बन पर, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। हाँ, अल्फा कार्बन। उस पर CH बॉन्ड्स होते हैं। तो इन CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकैटायन के खाली p ऑर्बिटल या रेडिकल के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल या एल्कीन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कैसे? ये इंटरैक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फैला देता है, मतलब डीलोकलाइज कर देता है, जिससे सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा, तो ये पड़ोसी मदद यानी अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। जैसे सोर्स में उदाहरण है कि टर्शरी ब्यूटिल कैटायन, उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, 9 अल्फा। वो सेकेंडरी ब्यूटिल कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें शायद 5 अल्फा हाइड्रोजन है। एग्जैक्टली। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स, उतनी ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। और सोर्स ने जो ऑर्बिटल ओवरलैप की बात की है, सिग्मा CH का इंटरैक्शन कार्बोकैटायन के वेकेंट p ऑर्बिटल से या फ्री रेडिकल के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल से या एल्कीन के पाई ऑर्बिटल से, ये इंटरैक्शन ही हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वांटम मैकेनिकल बेसिस है। ये डिटेल्स हमें बताती हैं कि स्टेबिलिटी आती कहाँ से है। ठीक है, तो हमने देखा कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है और कैसे स्टेबिलिटी पाता है। अब इन मॉलिक्यूल्स को कागज पर दिखाते कैसे हैं? सोर्स में लुईस स्ट्रक्चर्स, डैश स्ट्रक्चर्स, कंडेंस्ड फॉर्मूलाज और बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज की बात है। बॉन्ड लाइन वाला सबसे क्लीन लगता है, जिसमें सिर्फ लाइंस होती हैं। हाँ, बॉन्ड लाइन नोटेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए शॉर्ट हैंड की तरह है। राइट। बहुत कन्वीनियंट है। इसमें हर कोना या लाइन का अंत एक कार्बन एटम माना जाता है और ये मान लिया जाता है कि हर कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, जैसे साइक्लोप्रोपेन ट्रायंगल जैसा, साइक्लोहेक्सेन हेक्सागन जैसा। लेकिन ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। मॉलिक्यूल्स तो 3D होते हैं। उसके लिए सोर्स में सॉलिड और डैश्ड वेज फॉर्मूला का जिक्र है। बिल्कुल, ये 3D विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी है। सॉलिड वेज मतलब वो गाढ़ी लाइन दिखाता है कि बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, प्लेन से बाहर। ओके, टुवर्ड्स अस। और डैश्ड वेज वो टूटी लाइन दिखाता है कि बॉन्ड हमसे दूर जा रहा है, प्लेन के पीछे, अवे फ्रॉम अस। हाँ, मीथेन CH4 को टेट्राहीड्रॉन की तरफ विजुअलाइज करने में ये वेजेस बहुत मदद करते हैं। और फिर मॉलिक्यूलर मॉडल्स भी हैं, फ्रेमवर्क, बॉल एंड स्टिक, स्पेस फिलिंग, जो मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप और साइज को समझने में और भी मदद करते हैं। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों करोड़ों, इनको पहचानने के लिए कोई सिस्टम तो चाहिए होगा। यहीं पर IUPAC आता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही पकड़ा। सोचिए, अगर हर कंपाउंड का नाम उसकी डिस्कवरी या सोर्स पर आधारित होता, जैसे फॉर्मिक एसिड चींटी से मिला, तो फॉर्मिका मतलब चींटी। हाँ, तो कितने नाम याद रखने पड़ते, कंफ्यूजन भी बहुत होता। IUPAC ने एक सिस्टमैटिक तरीका दिया जिससे कंपाउंड के नाम से ही उसका स्ट्रक्चर पता चल जाए और स्ट्रक्चर से उसका यूनिक नाम। ये केमिस्ट्री की यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह है। तो ये लैंग्वेज काम कैसे करती है? आल्केन्स का नाम कैसे रखते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। हाँ। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या फर्क है? देखो, स्ट्रेट चेन एल्केन्स का नाम सिंपल है। कार्बन एटम्स की गिनती के आधार पर एक प्रेफिक्स लगता है, जैसे मेथ, एथ, प्रॉप। हाँ, मेथ 1C, एथ 2C, प्रॉप 3C, ब्यूट 4C, पेंट 5C, हेक्स 6C और आखिर में सफिक्स एन जुड़ जाता है, जैसे हेक्सेन माने 6 कार्बन की सीधी चेन। ठीक है। ब्रांच चेन में थोड़ा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, रूल्स क्या हैं? पहला, सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढो, ये पेरेंट चेन होगी। लॉन्गेस्ट चेन, गॉट इट। दूसरा, पेरेंट चेन को नंबर करो इस तरह कि ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप, उसको सबसे छोटा पॉसिबल नंबर मिले, लोएस्ट नंबर फॉर द ब्रांच। ओके। तीसरा, ब्रांचेस के नाम जैसे मीथेन, CH3, इथाइल, C2H5 पेरेंट नेम के आगे प्रीफिक्स की तरह लिखो, उनके पोजीशन नंबर के साथ। चौथा, अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, जैसे इथाइल पहले, मीथाइल बाद में। अल्फाबेटिकल, ओके। और पांचवा, अगर एक जैसी ब्रांचेस कई बार हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रो यूज करो, जैसे 2,2 डायमीथाइल पेंटेन। ओके, ये तो हुई बात एल्केन्स की। अगर मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अल्कोहल OH या कार्बोक्सिलिक एसिड COH, तब नाम कैसे बदलेगा?
तब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, रूल्स थोड़े मॉडिफाई होते हैं। क्या मॉडिफिकेशंस? पहला, पेरेंट चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और वो सबसे लंबी पॉसिबल चेन हो। मतलब फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है चेन में। हाँ। दूसरा, नंबरिंग इस तरह से होगी कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, उसे प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। तीसरा, पेरेंट एल्केन के नाम का आखिरी ई हटाकर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाया जाता है, जैसे ऑल अल्कोहल के लिए, एल एल्डिहाइड के लिए, वोन कीटोन के लिए, ओइक एसिड एसिड के लिए। एग्जाम्पल? जैसे प्रोपैन 1 ऑल, मतलब 3 कार्बन की चेन, पहले कार्बन पर OH ग्रुप। ओके। और अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो तो एक प्रिंसिपल ग्रुप होता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। जैसे COOH की प्रायोरिटी OH से ज्यादा है। अच्छा, प्रायोरिटी लिस्ट है। हाँ, तो जो प्रिंसिपल ग्रुप है उसका सफिक्स लगता है, बाकी ग्रुप्स प्रेफिक्स बन जाते हैं। जैसे OH के लिए हाइड्रोक्सी प्रेफिक्स लगता है या EO के लिए ऑक्सो प्रेफिक्स। एग्जाम्पल, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें COOH प्रिंसिपल ग्रुप है तो सफिक्स ओइक एसिड लगा, और OH सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी लगा। काफी सिस्टमैटिक है। और बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, उनके नाम में भी यही लॉजिक है। जैसे टॉलुइन या एनिलीन तो कॉमन नाम है, IUPAC नाम क्या होंगे? बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए भी सिस्टमैटिक नेमिंग है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रीफिक्स की तरह बेंजीन के आगे लगा दो, जैसे ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। सिंपल। हाँ, कुछ कॉमन नाम IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जैसे टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन और एनिलीन या अमीनो बेंजीन। ओके। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो रिंग को नंबर करके उनकी पोजीशन बताओ। नंबरिंग ऐसे करो कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स मिले और सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करो, जैसे 1 ब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। और वो ऑर्थो वेक्टा पैरा? हाँ, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पोजीशंस को 1-2 को ऑर्थो O, 1-3 को मेटा M और 1-4 को पैरा भी कहते हैं। जैसे M डाई नाइट्रोबेंजीन मतलब 1-3 डाई नाइट्रोबेंजीन। ओह वाओ, काफी रूल्स हैं, लगता है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं आइसोमेरिज्म पर। सोर्स कहता है कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एटम्स जुड़े तो उतने ही होते हैं पर उनका अरेंजमेंट अलग होता है। 2 मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सोर्स में इसके कई प्रकार दिए हैं, चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एटम्स की कनेक्टिविटी ही अलग होती है, मतलब कौन सा एटम किससे जुड़ा है वही बदल जाता है। अच्छा। जैसे चेन आइसोमेरिज्म, इसमें कार्बन स्केलेटन मतलब चेन का स्ट्रक्चर अलग होता है। एग्जाम्पल C5H12। इसके 3 चेन आइसोमर्स हैं, N-पेंटेन सीधी चेन, आइसोपेंटेन एक ब्रांच और नियोपेंटेन 2 ब्रांचेस। इनकी प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट काफी अलग होती हैं। ओके। दूसरा? इसमें फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग होती है पेरेंट चेन पर, जैसे प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, दोनों में 3 कार्बन और एक OH ग्रुप है पर OH की पोजीशन अलग है। ठीक है। तीसरा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसमें तो कमाल ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। पूरा फंक्शनल ग्रुप? वाओ। हाँ, जैसे C3H6O फॉर्मूला वाला कंपाउंड एल्डिहाइड प्रोपेनाल भी हो सकता है और कीटोन प्रोपेनोन भी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग होंगी। तो बिल्कुल। और चौथा? मेटामरिज्म। मेटामरिज्म ये फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जुड़े एल्काइल ग्रुप्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। ये ईथर, एस्टर, सेकेंडरी अमीन जैसे ग्रुप्स में दिखता है, जैसे C4H10O फॉर्मूला वाला ईथर डाइइथाइल ईथर C2H5O C2H5 भी हो सकता है, और मीथाइल प्रोपाइल ईथर CH3O C3H7 भी। फंक्शनल ग्रुप O वही है पर अगल-बगल की एल्काइल चेन्स अलग हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
इसमें कनेक्टिविटी सेम रहती है? हाँ, स्टेरॉइड में एटम्स की कनेक्टिविटी सेम होती है, लेकिन स्पेस में उनका 3D अरेंजमेंट अलग होता है। सॉस में इसके टाइप्स, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जिक्र है, पर ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। बेसिकली 3D में फर्क। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्सर डबल बॉन्ड्स के अराउंड होता है, सिस, ट्रांस, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल सेंटर्स की वजह से होता है, इनएंशियोमर्स, डायास्टेरियोमर्स। ये केमिस्ट्री का 3D वर्ल्ड है। चलिए अब रिएक्शंस पर आते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं। सोर्स बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से टूट सकता है, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज। इनमें क्या फर्क है? फर्क है कि बॉन्ड के टूटने पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बंटते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पर चले जाते हैं। दोनों एक पर? हाँ, इससे आयन्स बनते हैं। अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बनेगा कार्बोकैटायन C+। और कार्बोकैटायन? ओके, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बनेगा कार्बेनायन C-। कार्बोकैटायंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर होते हैं। कार्बेनायंस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर मिलाकर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और पिरामिडल शेप के होते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी? हाँ, स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है रिएक्शंस में। जैसे टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, फिर सेकेंडरी 2 डिग्री, फिर प्राइमरी 1 डिग्री और सबसे कम स्टेबल मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके। और होमोलिटिक क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बराबर बढ़ जाते हैं, हर एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। बराबर? हाँ, इससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज जिन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी कार्बोकैटायन जैसा ही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। और जो स्पीसीज रिएक्शन शुरू करती हैं, रिएजेंट्स, वो भी दो तरह की होती हैं, न्यूक्लियोफाइल्स Nu+ और इलेक्ट्रोफाइल्स E+। बिल्कुल, इनको रिएक्शन का अटैकर समझ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इनके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या पाई बॉन्ड होता है। ये पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तलाश में रहती हैं। एग्जाम्पल्स OH-, Cl-, H2O, NH3, C डबल बॉन्ड C। इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। और इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तलाश में रहती हैं। एग्जाम्पल्स H+, NO2+, कार्बोकैटायंस, AlCl3 जैसे लुईस एसिड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करता है या इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफिलिक साइट पर। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को दिखाने के लिए सोर्स में कर्व्ड एरोस की बात है, डबल हेडेड और सिंगल हेडेड, मतलब फिश हुक एरोस। हाँ, ये एरोज मैकेनिज्म लिखने की लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट। डबल हेडेड एरो दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, जैसे न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और सिंगल हेडेड और फिश हुक एरो दिखाता है कि सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में इस्तेमाल होता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए फिश हुक, गॉट इट। अच्छा, रिएक्शंस को समझने के लिए सोर्स में कुछ परमानेंट और टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का भी जिक्र है। इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपरकॉन्जुगेशन। हाइपरकॉन्जुगेशन की बात तो हमने की थी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट है जो सिग्मा बॉन्ड्स में होता है। ये तब होता है जब बॉन्ड बनाने वाले 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग-अलग हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा- और दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा+ आ जाता है। ये इफेक्ट
चेन में आगे बढ़ता है पर डिस्टेंस के साथ रैपिडली कमजोर होता जाता है। दूर जाने पर कम हो जाता है। बिल्कुल। ग्रुप्स दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जिनका -I इफेक्ट होता है। खींचने वाले। हाँ, जैसे -NO2, -CN, -COOH, हैलोजेंस -F, -Cl, -Br, -I, -OH और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जिनका +I इफेक्ट होता है। देने वाले। हाँ, जैसे एल्काइल ग्रुप्स -CH3, -C2H5 वगैरह। ये इफेक्ट मॉलिक्यूल की एसिडिटी, बेसिसिटी और रिएक्टिविटी पर असर डालता है। और रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ये इंडक्टिव से कैसे अलग है? रेजोनेंस इफेक्ट R इफेक्ट या M इफेक्ट भी परमानेंट है, पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन मतलब फैलने की वजह से होता है। ये सिग्मा बॉन्ड्स में नहीं होता, ये पाई सिस्टम में होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का खेल है ये। हाँ, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में होता है जहाँ ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हो या डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर या चार्ज हो। इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क पर नहीं बल्कि पूरे पाई सिस्टम में घूमते हैं। इसे मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाते हैं जिन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अच्छा, वो एरो वाले स्ट्रक्चर्स। हाँ, और एक्चुअल मॉलिक्यूल इन सब का हाइब्रिड होता है। ये भी दो तरह का होता है, +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जब ग्रुप अपने लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डोनेट करता है, जैसे OH, -NH2, -OR ग्रुप्स जब बेंजीन रिंग से जुड़े हों। ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट करते हैं। और दूसरा है -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जब ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, जैसे -NO2, -CHO, -COH, -CN ग्रुप्स जब बेंजीन रिंग से जुड़े हों, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। और ये इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ, जनरली रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है और ज्यादा दूरी तक ऑपरेट करता है। बेंजीन खुद रेजोनेंस का क्लासिक एग्जाम्पल है। और तीसरा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी क्यों है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट, टेम्पररी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। जैसे ही रिएजेंट हटाते हैं, ये गायब हो जाता है। सिर्फ रिएजेंट के आने पर? हाँ, ये मल्टीपल बॉन्ड्स जैसे C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स में होता है। अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह से बॉन्ड बनाने वाले किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे टेम्पररी चार्जेस डेवलप होते हैं। ये +E जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे या -E जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे हो सकता है। ये रिएक्शन के दौरान होता है, मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। वाओ, ये इफेक्ट्स तो मॉलिक्यूल की पर्सनैलिटी तय करते लगते हैं। अब आते हैं एरोमेटिसिटी पर। यूट्यूब सोर्सेज पर काफी फोकस कर रहा है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? एरोमेटिसिटी एक स्पेशल टाइप की स्टेबिलिटी है जो कुछ खास तरह के साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स अनयूजुअली स्टेबल होते हैं। अनयूजुअली स्टेबल? हाँ, स्टेबिलिटी का एक मोटा ऑर्डर है: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तो बहुत अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सोर्स में हुकल्स रूल और कुछ शर्तें बताई गई हैं। हाँ, एरोमेटिसिटी के लिए 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 4 शर्तें क्या है वो? पहली, साइक्लिक, कंपाउंड रिंग वाला होना चाहिए, ओपन चेन वाले एरोमेटिक नहीं हो सकते। ठीक है, साइक्लिक। दूसरी, प्लेनर, रिंग के सभी एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। यूजुअली इसका मतलब है कि रिंग के सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों। प्लेनारिटी जरूरी है ताकि p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकें। प्लेनार होना चाहिए, ओके। तीसरी, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, रिंग में p ऑर्बिटल्स का कंटिन्यूअस ओवरलैप होना चाहिए। मतलब हर एटम के पास एक p ऑर्बिटल हो जो पड़ोसियों के साथ ओवरलैप कर सके। पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन, ठीक है। और चौथी, सबसे इंपॉर्टेंट, हुकल्स रूल, रिंग के कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, n = 0, 1, 2, 3। 4n+2 मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, 6, 10, 14 होनी चाहिए। अच्छा, 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये चारों शर्तें पूरी हों तो कंपाउंड एरोमेटिक और बहुत स्टेबल। बेंजीन में
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक है। बिल्कुल। बेंजीन N=1 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और एंटी एरोमेटिक क्या है? अगर पहली 3 शर्तें साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड पूरी हो, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n हो, N=1, 2, 3 यानी 4, 8, 12, तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और एग्जिस्ट करने से बचते हैं। 4, 8, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो साइक्लोब्यूटाडाइन जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, साइक्लोब्यूटाडाइन N=1 एंटी एरोमेटिक का क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत अनस्टेबल। और अगर पहली 3 शर्तों में से कोई भी फेल हो जाए, जैसे नॉन प्लेनर हो या कॉन्जुगेशन टूट जाए, तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाता है। इनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड्स जैसी होती है, जैसे साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक है। और वो 8 एनोलिन और 10 एनोलिन का क्या केस था सोर्स में? हाँ, 8 एन्युलिन में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n, n=2। इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, पर ये अनस्टेबल होने से बचने के लिए नॉन प्लेनर टब शेप अपना लेता है और नॉन एरोमेटिक बन जाता है। अच्छा, शेप बदल लेता है। हाँ, और 10 एन्युलिन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2, n=2। इसे एरोमेटिक होना चाहिए था, पर रिंग के अंदर वाले हाइड्रोजन्स की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्लेनर नहीं रह पाता और नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो ये एरोमेटिसिटी सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स तक ही लिमिटेड नहीं है। पिरिडीन, फ्यूरान जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक हो सकते हैं। बिल्कुल। पिरिडीन में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ये एरोमेटिक है। फ्यूरॉन में ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में है और पाई सिस्टम का हिस्सा है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्यूरान भी एरोमेटिक है। वाओ, और ये इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पर भी असर डालती है? हाँ, ड्रामेटिकली। जैसे साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक और बहुत स्टेबल है। जबकि साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एंटी एरोमेटिक और बहुत अनस्टेबल है। सोर्सेज में एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट का जिक्र है, खासकर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए ऑर्थो इफेक्ट या SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये क्या है? हाँ, SIR ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स और एनालाइंस के कॉन्टेक्स्ट में। SIR का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़-भाड़ की वजह से रेजोनेंस का रुक जाना। भीड़-भाड़ से रेजोनेंस रुक जाता है, कैसे? होता क्या है कि अगर बेंजीन रिंग पर किसी बल्की ग्रुप जैसे COH, NO2, NR2 के ऑर्थो पोजीशन मतलब ठीक बगल वाली पोजीशन पर कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, खासकर वो भी बड़ा हो, तो ये ग्रुप्स आपस में टकराते हैं, स्टेरिक रिपल्जन होता है। इस टक्कर से क्या होता है? इस टक्कर से बचने के लिए मैं फंक्शनल ग्रुप जैसे COOH या NH2 रिंग के प्लेन से थोड़ा घूम जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। अच्छा, प्लेन से बाहर? हाँ, अब अगर ग्रुप प्लेनरी नहीं रहा तो उसके p ऑर्बिटल्स रिंग के पाई सिस्टम के साथ इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। मतलब ग्रुप और रिंग के बीच का रेजोनेंस टूट जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। और इस रेजोनेंस के टूटने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? बेंजोइक एसिड्स और एनिलीन पर इसका क्या असर पड़ता है? कॉन्सिक्वेंसेस काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बेंजोइक एसिड्स में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, चाहे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विथड्रॉइंग, जनरली अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ज्यादा एसिडिक क्यों? क्योंकि COOH ग्रुप जब प्लेन से बाहर जाता है तो उसका रेजोनेंस रिंग के साथ टूट जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस COO- की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है और उसमें रेजोनेंस इनहिबिशन उतना नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड ज्यादा आसानी से H+ डोनेट कर देता है। इसी को ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं बेंजोइक एसिड्स में। और एनालीन्स में? एनालीन की बेसिसिटी नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। नॉर्मली ये लोन पेयर रेजोनेंस से रिंग में जाता है तो बेसिसिटी कम होती है। SCIR की वजह से जब NH2 ग्रुप प्लेन से बाहर जाता है तो रेजोनेंस रुक जाता है। लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए। लगता तो यही है, पर होता उल्टा है।
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन्स जनरली अनसब्स्टिट्यूटेड एनालीन से लेस बेसिक होती हैं। लेस बेसिक, ऐसा क्यों? इसका कारण है कि H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो एनालिनियम आयन बनता है NH3+, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सॉल्वेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे वो कम स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट बेसिसिटी को कम कर देता है। काफी न्यूआंस्ड है ये ऑर्थो इफेक्ट। तो हमने स्ट्रक्चर, नेमिंग, आइसोमेरिज्म, रिएक्शंस, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, काफी कुछ देख लिया। आखिर में सोर्सेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई और एनालाइज करने के मेथड्स का भी जिक्र है। इन पर थोड़ी बात करें। हाँ, बिल्कुल। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के बाद या नेचुरल सोर्स से कंपाउंड आइसोलेट करने के बाद उसे प्योर फॉर्म में लाना जरूरी होता है। सोर्सेज ने कुछ कॉमन टेक्निक्स लिस्ट की है, जैसे सब्लिमेशन, जो सॉलिड सीधे गैस बनते हैं उनके लिए, क्रिस्टलाइजेशन सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस पर बेस्ड है, डिस्टिलेशन लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस का इस्तेमाल। इसके कई टाइप्स हैं, सिंपल, फ्रैक्शनल, स्टीम, वैक्यूम डिस्टिलेशन। फिर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पर बेस्ड, और सबसे वर्सेटाइल है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी तो बहुत सुना है। हाँ, ये एड्सॉर्प्शन या पार्टीशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी डिफरेंट एफिनिटी की वजह से अलग-अलग स्पीड से मूव करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। इसके कई टाइप्स हैं, कॉलम, थिन लेयर, TLC, पेपर, गैस क्रोमैटोग्राफी, GC, HPLC, बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये तो हुई प्यूरिफिकेशन की बात। और एनालिसिस कैसे पता करते हैं कि कंपाउंड में कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने? एनालिसिस दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव, कौन से एलिमेंट्स हैं, और क्वांटिटेटिव, कितने % हैं। पहले क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कार्बन और हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए कंपाउंड को कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। CO2 और H2O बनता है, जिन्हें डिटेक्ट करते हैं। ओके। बाकी एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स, फॉस्फोरस के लिए लेसाइंस टेस्ट करते हैं। इसमें कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं, जिससे ये एलिमेंट्स आयोनिक फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उनका स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट से पता लगाते हैं। और क्वांटिटेटिव मतलब परसेंटेज? हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकालते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए लीबिग्स कंबशन मेथड है, नाइट्रोजन के लिए डुमास मेथड या केल्डाल्स मेथड, हैलोजेंस के लिए कैरियस मेथड, सल्फर और फॉस्फोरस के लिए भी स्पेसिफिक मेथड्स हैं। इन परसेंटेजेस से एम्पिरिकल फॉर्मूला और फिर मोलेक्युलर फॉर्मूला निकाला जा सकता है। कमाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स का एक वर्बल टूर हो गया। कार्बन के नेचर से शुरू होकर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर देना, नाम देना, उनके आइसोमर समझना, रिएक्शंस के पीछे इलेक्ट्रॉन्स का डांस, मतलब इफेक्ट्स लाइक इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, SIR। हाँ, एरोमेटिसिटी की स्पेशल स्टेबिलिटी, SIR का ट्विस्ट, और फाइनली प्योरिफिकेशन और एनालिसिस तक काफी कुछ कवर हुआ। बिल्कुल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज बनाते हैं। स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, जैसे आपने वो हायरार्की कही, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये अक्सर काम आती है। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनको समझे बिना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और रिएक्शंस की दुनिया में आगे बढ़ना मुश्किल है। कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ये सब याद रखना फंडामेंटल है। आज के इस पूरे विश्लेषण से एक सवाल मन में घूम रहा है। हमने ये सारे इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स देखे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, SIR, इलेक्ट्रोमेरिक। रियल मॉलिक्यूल्स में तो ये सब एक साथ काम कर रहे होते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल, साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल की ओवरऑल रिएक्टिविटी या किसी रिएक्शन का आउटकम कैसे डिसाइड होता है? क्या कोई एक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है, या ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट कब, कहां और कितना स्ट्रांग है? ये इंटरप्ले समझना शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला लेवल है। बिल्कुल सही सोचा आपने। ये इंटरप्ले ही असल चैलेंज और फन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सा इफेक्ट कहाँ डोमिनेट करेगा, ये सबस्ट्रेट, रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए। सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना काफी है।